और रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विष्णुदेव साय सरकार के विभागों का बंटवारा हो गया है। विजय शर्मा गृह मंत्री बने। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ओपी चौधरी को वित्त मंत्रालय मिला है। तो विष्णुदेव साय सरकार में तमाम मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया है। रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। विष्णुदेव साय की सरकार में विभागों का बंटवारा, विजय शर्मा को गृह मंत्रालय मिला है। बड़ी खबर इस वक्त की, ओपी चौधरी को वित्त मंत्रालय। तो रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। विजय शर्मा को गृह मंत्रालय मिला है। तो गृह मंत्री बन गए हैं, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री बन गए हैं विजय शर्मा। ओपी चौधरी को वित्त मंत्रालय मिला है। तो ओपी चौधरी वित्त मंत्री और इसी के साथ साथ विजय शर्मा गृह मंत्री बन गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है। विजय शर्मा को गृह मंत्रालय मिला है, वहीं ओपी चौधरी को वित्त मंत्रालय मिला है। तो रायपुर में बड़ी खबर, विष्णुदेव साय सरकार के विभागों का बंटवारा हो गया है। ओपी चौधरी को वित्त मंत्रालय मिला है और विजय शर्मा गृह मंत्री बन गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वैभव शिव पांडे जुड़ गए हैं। वैभव, विभागों का बंटवारा हो गया है, ओपी चौधरी को वित्त मंत्रालय और विजय शर्मा को गृह मंत्रालय, और क्या कुछ अपडेट्स? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है विजय शर्मा को जिस तरीके से जो प्रोफाइल मिला है, यानी वो नंबर 2 हो गए हैं सरकार के भीतर। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि जैसा ये माना जा रहा था कि अरुण साव को संभवतः गृह विभाग जाएगा, लेकिन विजय शर्मा को गृह एवं जेल मिला है। साथ ही उनके पास पंचायत एवं ग्रामीण विकास भी आया है। तो आप मान सकते हैं कि विकास भी आया है। तो आप मान सकते हैं कि विष्णुदेव साय कैबिनेट में साय के बाद अगर कोई पावरफुल मंत्री रहने वाले हैं तो वो विजय शर्मा है। और ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से विजय शर्मा ने संगठन से लेकर सरकार में जो पैठ अपनी बनाई थी, उससे ये तय हो गया था कि विजय शर्मा के पास काफी हाई प्रोफाइल मंत्रालय आने वाला है। और आज जो विभाग का बंटवारा हुआ है, इससे तय भी हो गया है। हालांकि अरुण साव को भी काफी मजबूत मंत्रालय मिला है। लोक निर्माण विभाग काफी मजबूत मंत्रालय माना जाता है। ऐसे में अरुण साव के पास भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग आए हैं। तो पीडब्ल्यूडी अरुण साव को और गृह मंत्रालय विजय शर्मा को, दोनों ही उप मुख्यमंत्री को हैवीवेट मंत्रालय मिले हैं। जहां पर जैसा कि आप कह रहे हैं कि आमतौर पर माना जा रहा था कि अरुण साव गृह मंत्री बन सकते हैं। विजय शर्मा हिंदुत्व के पोस्टर बॉय, छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व को लेकर जिस तरीके से उन्होंने शपथ भी ली थी भगवा गमछे के साथ, ये क्या संदेश अब पार्टी आला कमान देना चाह रहा है? कितने मतलब समझे जाएं इसके, वैभव? देखिए, इससे तो यही समझ में आ रहा है कि विजय शर्मा ही वो चेहरा है छत्तीसगढ़ के भीतर जिसे प्रतीक बनाकर शायद बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है। और बीजेपी ने जैसा प्रोजेक्ट भी किया था, हमने ये भी देखा था जब मुख्यमंत्री का शपथ समारोह हो रहा था, तब जेपी नड्डा ने उनसे अलग से बातचीत उसी मंच पर की थी, उन्हें बुलाकर कुछ बातें उन्हें कान में कही थी। तब से ये चर्चा थी कि विजय शर्मा को एक मजबूत चेहरे के तौर पर छत्तीसगढ़ के भीतर में रखा जाएगा। और वही दिख भी रहा है, साई कैबिनेट में जिस तरीके से उनके पास महत्वपूर्ण विभाग आए हैं, उससे ये लग भी रहा है कि विजय शर्मा न सिर्फ हिंदुत्व का चेहरा है, बल्कि ओवरऑल जो है बीजेपी का भी एक मजबूत युवा चेहरा के तौर पर उसे यहाँ पे स्थापित शायद बीजेपी करना चाहती है, राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से किया जा रहा है। आप सोचिए कि विजय शर्मा ही वही चेहरा है जो कवर्धा के मामले में जेल भी गए थे, और आज उनके पास ही जेल मंत्रालय आ गया है, उनके पास ही गृह मंत्रालय आ गया है। तो जिस पुलिस की प्रताड़ना के वो शिकार हुए थे, अब वही पुलिस का विभाग जो है विजय शर्मा संभालने वाले हैं। तो ये संदेश देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से है कि विजय शर्मा जैसे युवा नेतृत्व को छत्तीसगढ़ के भीतर में आगे बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है आपने वैभव। पॉलिटिकल मैसेजिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव का महासमर शुरू होने वाला है, प्रारंभ होने वाला है, शंखनाद हो चुका है। और इसी को लेकर ये बड़ा दांव एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने खेला है। विजय शर्मा को गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। छत्तीसगढ़ की सभी 11 की 11 जो लोकसभा सीट हैं उन पर सीधा फोकस है भारतीय जनता पार्टी का।
और काफी ज्यादा असर इसका पड़ेगा वैभव। असर पड़ेगा, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आदिवासी नेतृत्व को खुश करने के लिए या आदिवासी समुदाय को खुश करने के लिए विष्णुदेव साय को जो है मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पर यहाँ पे उतारा गया, उन्हें प्रोजेक्ट किया गया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तो आदिवासी वर्ग को तो वैसे ही साध लिया गया, लेकिन जो ओबीसी वर्ग है, जो सामान्य वर्ग है, उन्हें साधने के लिए जो समीकरण बीजेपी की तरफ से बैठाया गया है, उसका भी एक ढांचा, एक खाका जो है इस मंत्रालय के भीतर में दिख रहा है। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल सबसे सीनियर नेता है इस वक्त साय कैबिनेट में, लेकिन उनके पास वही पुराने मंत्रालय आए हैं जिस पर वो पहले भी काम कर चुके हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि ओपी चौधरी जो आईएएस रहे हैं, कलेक्टर की नौकरी छोड़कर वो राजनीति में आए, और ये माना जा रहा था कि उनके पास और महत्वपूर्ण विभाग आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी उनके पास 3-4 मंत्रालय हैं, उसमें भी बहुत मजबूत मंत्रालय नहीं है। वित्त मंत्रालय जरूर है, वाणिज्य है, लेकिन उसके बावजूद भी ये माना जा रहा था कि उनकी जो दक्षता है प्रशासनिक तौर पर, उनकी जो क्षमता है, खास तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है, तो ये माना जा रहा था कि बहुत महत्वपूर्ण और विभाग उनके पास आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि श्याम बिहारी जायसवाल के पास भी काफी महत्वपूर्ण विभाग आए हैं, जो दूसरी बार के विधायक हैं, मनेंद्रगढ़ से आते हैं, तो उन्हें भी ठीक ठाक विभाग मिला है। कृषि सेक्टर से जुड़े हुए कई विभाग उनके पास आए हैं। राजस्व जैसा महत्वपूर्ण विभाग टंकराम वर्मा के पास चला गया है। इसके साथ ही खेलकूद जो है उन्हें दी गई है, जबकि वो काफी उम्रदराज नेता है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय के दिया गया है। तो ये कुछ एक जो बंटवारे हुए हैं विभाग के भीतर में, वो चीजें भी समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे हुआ, जो कि युवा नेतृत्व के पास शायद जो विभाग जाना चाहिए था वो एक उम्रदराज नेता के पास चला गया है। हालांकि उनके पास अनुभव है, बावजूद इसके जो मंत्रालय है वो कहीं न कहीं ये माना जा रहा था कि युवाओं के पास जाएगा, खेल एवं युवा विभाग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसके अलावा रामविचार नेताम या दयालदास बघेल या केदार कश्यप के मंत्रालय को भी आप देखेंगे तो उसमें काफी हद तक परिवर्तन हुआ है। रामविचार नेताम रमन सरकार में गृह मंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार उनके पास आदिम जाति, अनुसूचित जाति जैसे विभाग जो है वो उनके हिस्से आया है। तो आप समझ सकते हैं कि विभागों के बंटवारे में शायद काफी सोच समझकर निर्णय साय ने लिया है, विष्णुदेव साय ने लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में विभागों में फेरबदल की भी गुंजाइश साय कैबिनेट में रखी गई है। लोकसभा चुनाव के बाद शायद इसमें कुछ फेरबदल भी दिखाई दे। बिल्कुल, टेस्टिंग भी हो जाएगी अगर ऐसी कोई संभावनाएं हैं तो किसका कार्यकाल, कौन अपनी जिम्मेदारी पर कितना खरा उतरता है। और साथ ही हम लगातार बात कर रहे हैं विजय शर्मा की भूमिका को लेकर। कानून व्यवस्था बनाए रखना बहुत ज़्यादा, क्योंकि सरकार की जो पॉपुलैरिटी होती है और सरकार के बारे में जनता अपने आप को कितना ज़्यादा सेफ महसूस करती है, अनसेफ महसूस करती है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। ऐसे में एक परीक्षा भी है विजय शर्मा को। देखिए, विजय शर्मा के सामने सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है, एक है उनका अग्रेसिव नेचर। वो बहुत जल्दी जो है गुस्से में आ जाते हैं, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। तो अब जैसा विभाग उनके पास आया है तो उसमें संयम बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें शांति व्यवस्था बनानी है। तो शांति व्यवस्था बनाने के लिए आपको संयमित रहना बहुत जरूरी है। आप बात बात पे क्रोधित होंगे, गुस्से में आ जाएंगे, तो फिर मंत्रालय को संभालना बहुत कठिन हो जाएगा। ऐसे में अब जवाबदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ विजय शर्मा को काम करना होगा, क्योंकि उन्हें न सिर्फ कवर्धा देखना है बल्कि समूचे छत्तीसगढ़ को देखना है। और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की जो सबसे बड़ी चुनौती है उसमें शांतिपूर्ण तरीके से निर्णय लेना आवश्यक है। उसमें आप आक्रामक रूप अपनाकर अगर आप काम करेंगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो विजय शर्मा के लिए आसान नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, एक जिम्मेदारी भरा मंत्रालय उनके पास आया है। तो अब उस जिम्मेदारी को निभाते हुए उन्हें यह भी दिखाना होगा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को किस तरीके से संभाला जा सकता है और उसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, ये विजय शर्मा को पेश करना होगा। बिल्कुल वैभव, हालांकि संगठन और सरकार के जो दायित्व होते हैं उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। कई बार व्यक्ति जो संगठन में बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर के साथ आता है, वो बाद में संवैधानिक पद पर पहुंचने के बाद, सरकार के किसी पद को संभालने के बाद
थोड़ा सा उसके साथ मशीनरी भी जुड़ जाती है तो जिम्मेदार हो जाता है। आमतौर पर हम देखें इसको लेकर उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा उदाहरण मौजूद है, जहां पर योगी आदित्यनाथ भगवा और प्रचंड किस तरीके से एग्रेसिव नेचर के साथ वो आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके व्यक्तित्व में कितना ज़्यादा निखार, कितना ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले, ये भी शायद डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बारे में भी देखने को मिले। अरुण साव की बात कर लेते हैं। पीडब्ल्यूडी जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके भी खाते में गया है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? मुझे लग रहा है ओपी चौधरी के पास कुछ और मंत्रालय आने चाहिए थे, खास तौर पे तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा जैसे अगर मंत्रालय ओपी के पास होते तो वो उस पर और बेहतर काम कर सकते थे। हालांकि ये मंत्रालय विजय शर्मा के पास गया है और विजय शर्मा भी काफ़ी उच्च शिक्षित है, वो एमएससी में फिजिक्स किए हुए हैं, तो उनके पास भी ठीक ठाक डिग्री है। लेकिन चूंकि प्रशासनिक दक्षता और जिस जिम्मेदारी के साथ ओपी चौधरी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो ये माना जा रहा था कि ओपी चौधरी के पास ही ये जिम्मेदारी आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं जी। तो मुझे लग रहा है ओपी के पास अब महत्वपूर्ण जो विभाग है वो वित्त है, और वित्त मंत्रालय को संभालना ओपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पे कर्जा भी ठीक ठाक है जी। और कर्ज से जो है छत्तीसगढ़ को उबारना, छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर लाना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें सब्सिडी है, तो वैसे में एक संतुलन बना करके चलना होगा, तो ओपी शायद इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे, ऐसा लग रहा है। वैभव, शिक्षा विभाग के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है, किसको असाइन किया गया है? देखिए, जो मैंने कहा कि उच्च शिक्षा का जो भार है वो विजय शर्मा के पास आ गया है। अच्छा। लेकिन चिकित्सा शिक्षा जो है वो श्याम बिहारी के जिम्मे है, जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय आया है। मुझे नहीं लगता कि स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत ज्यादा अनुभव श्याम बिहारी का रहा होगा, चूंकि वो जब बीजेपी संगठन में थे तो वो किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो ऐसे में माना जा रहा था कि किसानों से जुड़े हुए विभाग शायद उनके पास आएगा, लेकिन उन्हें लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण का मंत्रालय दिया गया, चिकित्सा शिक्षा का मंत्रालय दिया गया, तो ये थोड़ा समझ से परे है कि उनके पास ये जिम्मेदारी कैसे आई। और चूंकि स्वास्थ्य का जो सेक्टर है वो काफी वृहद है, बड़ा है, उसे जो है संभालना, उस सिस्टम को ठीक करना, क्योंकि वहां पे खामियां सबसे अधिक रहती है, तो उसे ठीक करना एक काफी कठिनाई भरा रहेगा श्याम बिहारी जायसवाल के लिए। लेकिन जो स्कूली शिक्षा है वो जिम्मेदारी शायद संभालते हुए नजर आएंगे। खुद साय के पास शायद कुछ मंत्रालय अभी भी शेष है, जिन मंत्रालयों को अभी आवंटित नहीं किया है। बहुत सारे मंत्रालय अभी विष्णुदेव साय ने अपने पास रखा है। उनके पास जैसे पूर्व में हमने देखा कि खनिज और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं मुख्यमंत्री के पास ही रहते रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह के समय भूपेश बघेल ने भी वो मंत्रालय अपने पास रखा, और अब विष्णुदेव साय के पास भी वो मंत्रालय है। तो विष्णुदेव साय के और अभी जो मंत्रालय शेष हैं, चूंकि एक मंत्री अभी आना शेष है साय कैबिनेट में, तो वो मंत्रालय उनके पास जाएगा। लेकिन जवाबदारी और जिम्मेदारी जो नए विधायक चुनकर आए हैं उनके सामने काफी बड़ी है। तो लगातार सारे मंत्रियों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां असाइन कर दी गई हैं। अब जनता के प्रति डिलीवर करना वैभव बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि जो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से सबकी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि बीजेपी में अब 100 दिन की रिपोर्ट देने की रिवाज शुरू हो गई है कि 100 दिन में कितना ज़्यादा आपने काम किया जनता को बताइए, और इसी आधार पर जनता फिर मन भी बनाती है। इसी बीच चुनाव का वक्त भी हो रहा होगा वैभव, जब 100 दिन की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार अपनी सौंप रही होगी। और देखिए, अभी काम करने का जो वक्त है वो जनवरी का महीना है, दिसंबर तो निकल गया, फरवरी का महीना है और मार्च का महीना है, यानी 3 महीने का वक्त है। उसमें भी मार्च में संभावना है कि आचार संहिता छत्तीसगढ़ के भीतर में लग जाएगी। ऐसे में 2 महीने का ही वक्त आप मानिए, और 2 महीने में जो 1 महीने का वक्त है वो बजट सत्र में चला जाएगा। तो आपके लिए काम करने का वक्त तो नहीं है लोकसभा चुनाव के अगर लिहाज से देखा जाए। बावजूद इसके अगर आप कोई बेहतर परिणाम देने की कोशिश कर पाए तो ये आपके लिए काफी उपलब्धि भरा रहेगा। और जिस जवाबदारी के साथ नए चेहरों को लाया गया है उससे उम्मीदें बहुत ज्यादा
इस वक्त जनता को भी है, क्योंकि उन्होंने पुराने चेहरों को काम करते हुए देखा है। साय कैबिनेट में मुख्यमंत्री को मिलाकर 12 चेहरे हैं, 12 में से 8 नए चेहरे हैं। तो नए चेहरों को लेकर के काफी उम्मीदें हैं, अरुण साव को लेकर, विजय शर्मा को लेकर, ओपी चौधरी को लेकर, टंकराम वर्मा, श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े को लेकर। तो इनसे उम्मीदें तो है कि ये कोई ठीक ठाक परिणाम देंगे। और 30 दिन का भी वक्त सही होता है कि अगर आप जिम्मेदारी के साथ जो है काम करने में लग जाते हैं, मंत्रालय में जो है कामकाज को बाद में आप समझते रहिए, लेकिन जनता की नब्ज को आप समझकर चुनाव में जीत कर आए हैं, तो फिर उस रिजल्ट को आपको दिखाना होगा। और लोकसभा से पहले शायद उन वादों को भी आपको पूरा करना होगा जिन बड़े वादों के साथ आप चुनाव जीत कर आए हैं, चाहे वो किसानों से जुड़ा हुआ वादा हो या फिर गरीबों से जुड़ा हुआ आवास का मुद्दा हो, जिसे देने की आपने घोषणा तो कर दी है, आपने राशि भी जारी कर दिया है, लेकिन उसमें जो पेच फंसा हुआ है कि पात्र और अपात्र के बीच जो समस्या आती है कि बहुत सारे अपात्र लोग पात्र हो जाते हैं और पात्र लोग वंचित रह जाते हैं। तो इन समस्याओं से जूझना होगा अभी जो विभाग जिनके पास आया है। तो मुझे लग रहा है चुनौतियां बहुत है, चुनाव का वक्त है, काम करने के लिए समय भी कम है। लोकसभा से पहले अगर रिजल्ट देना होगा तो फिर सारे मंत्रियों को जमीन पर आना होगा, अपने गाड़ियों से उतरकर, अपने काफिलों को छोड़कर। वैभव, एक चीज और, जैसा कि आपने कहा कि गृह मंत्रालय नंबर 2 माना जाता है, ऐसे में हम पंच परमेश्वर कहें या फिर हम टॉप 5 कहें, विष्णुदेव साय सरकार के जो टॉप 5 हैं वो कौन कौन मिनिस्ट्री वाइज हो पा रहे हैं? देखिए, भले ही गृह मंत्रालय जो है दूसरा नंबर का यहाँ पे पद हो छत्तीसगढ़ के भीतर में, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरा नंबर का जो ओहदा है वो अरुण साव के पास ही रहने वाले हैं, क्योंकि वो सीनियर हैं और वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। जैसे हमने भूपेश सरकार में देखा कि गृह मंत्री अरुण ताम्रध्वज साहू रहे, लेकिन दूसरा नंबर का जो ओहदा था वो टीएस सिंहदेव के पास हमेशा से रहा। तो उसी तरीके से साय कैबिनेट भी चलने वाला है। गृह मंत्री के तौर पर दूसरे नंबर का ओहदा लेकर विजय शर्मा जरूर काम करेंगे, लेकिन अरुण साव उनसे ऊपर रहेंगे सीनियरिटी के लिहाज से, और बाकी फिर सारे विभागों का जो है कामकाज होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि साय जो है वो कितना दखल दे पाएंगे, मुख्यमंत्री कितना दखल दे पाएंगे विभागों पे, ये तो काम के जरिए जो है पता चल पाएगा कि स्वतंत्र रूप से मंत्री अपने विभागों में काम किस तरीके से कर पा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा था कि पिछली सरकार में बहुत सारे मंत्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता रहा है, लेकिन इस बार क्या वो स्वतंत्र रूप से अपने पूर्ण अधिकार के साथ विभागों में काम कर पाएंगे क्या, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि विष्णुदेव साय बहुत हस्तक्षेप शायद मंत्रियों के विभागों में नहीं करेंगे, उन्हें पूरी आजादी देंगे कि वो बेहतर ढंग से काम कर पाए और रिजल्ट दे पाए छत्तीसगढ़ के विकास पर। एक महिला चेहरे के ऊपर बात कर लेते हैं। लक्ष्मी राजवाड़े, इनको मंत्री बनाया गया था, कौन सा विभाग असाइन किया गया है? देखिए, लक्ष्मी राजवाड़े पहली बार की विधायक हैं और भटगांव से वो चुनाव जीत कर आई हैं। भटगांव सूरजपुर जिले में पड़ता है, वहां से आई है, सामान्य सीट से वो चुनाव जीती और ओबीसी वर्ग से आती हैं। उनके पास आया है महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण। जैसे अमूमन देखा जाता रहा है कि छत्तीसगढ़ के भीतर में जब कभी भी कोई महिला विधायक को मंत्री बनाया गया तो उनके पास यही विभाग रहे हैं। तो लक्ष्मी राजवाड़े के पास परंपरागत रूप से वही विभाग उनको दिया गया है। तो उनके सामने भी बहुत चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि देखिए महिलाओं को जो 12,000 रुपया देने का वादा किया गया है साय कैबिनेट में विवाहित महिलाओं को, तो उसे एक तो पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाए कि सबके खाते में वो पैसे आ जाए, ये भी एक बड़ी बात होगी। महिलाओं की बहुत सारी जो योजनाएं हैं जो संचालित होती है, लेकिन उसमें काफी करप्शन के आरोप लगते रहे हैं। समाज कल्याण के विभाग से जुड़े हुए कई विषय ऐसे रहे हैं जिसको लेकर बीजेपी भ्रष्टाचार के तौर पर जो है भुनाती रही है। तो उसे ठीक करना, उस सिस्टम को ठीक करना और योजनाओं का ठीक लाभ महिलाओं को और समाज कल्याण से जुड़े हुए तमाम हितग्राहियों को मिल सके, ये जवाबदारी और जिम्मेदारी लेंगे लक्ष्मी वर्मा। और सड़क, स्वास्थ्य, ये भी बहुत ज्यादा रहता है, शिक्षा, गृह विभाग, इन तमाम चीजों की हम बात कर रहे थे। स्वास्थ्य को लेकर और बात कर लेते हैं। वैभव, यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी
विश्वदेव साय ने किसके मजबूत कंधों पर सौंपी है, क्योंकि कोरोना के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरीके से कोरोना के दौरान त्राहिमाम की स्थिति लगभग समूचे भारत में देखी गई थी, उसके बाद अब आगे आने वाली चुनौतियों के लिए स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा किसको सौंपा गया है? देखिए, जैसा मैं बता ही रहा था कि श्याम बिहारी जायसवाल को ये जिम्मेदारी दी गई है। श्याम बिहारी जायसवाल मनेंद्रगढ़ से जो है विधायक चुनकर आए हैं, दूसरी बार के विधायक हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरी जानकारी के मुताबिक उनके पास कोई वृहद अनुभव है ऐसा नहीं लगता। वो रमन सरकार में जो है विधायक रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी उनके पास कोई अनुभव हो ऐसा मुझे नहीं लगता है। हालांकि अनुभव से जुड़ा हुआ कोई बात भी नहीं रहती है, उसमें तो अधिकारियों को ही काम करना पड़ता है, लेकिन काम कराने की एक जिम्मेदारी तो होती है। चूंकि स्वास्थ्य का क्षेत्र छत्तीसगढ़ में काफी अहम है, शिक्षा और स्वास्थ्य, नक्सलवाद की चुनौतियों के बीच में छत्तीसगढ़ जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसा काम कर रहा है। बस्तर के भीतर में हमने देखा कि मलेरिया एक बड़ी समस्या रही है, मलेरिया उन्मूलन का काम जो है किया गया। कुपोषण को लेकर एक बड़ी समस्या रही है, तो उसमें मुख्य रूप से काम तो महिला एवं बाल विकास को करना पड़ता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की भी बड़ी भूमिका रहती है। तो ये दो बड़ी चुनौती नक्सलवाद के क्षेत्र में है, बस्तर के क्षेत्र में है, तो इसे ठीक करना। अच्छे अस्पतालों की जो है कमी छत्तीसगढ़ के भीतर में है। अभी भी छत्तीसगढ़ की पूरी आबादी जो है वो एम्स पर निर्भर है या फिर अंबेडकर अस्पताल पर निर्भर है। चूंकि वो जिस क्षेत्र से आते हैं सरगुजा अंचल से, सरगुजा अंचल में कोई भी अभी तक बड़ा अस्पताल नहीं है। वहाँ मेडिकल कॉलेज है, लेकिन वहाँ पे सुविधाओं की काफी कमी है। तो उन सुविधाओं का विस्तार करना, अच्छे अस्पताल खोले जाना, और बीजेपी ने घोषणा भी किया हुआ है कि हम एम्स की तर्ज पर सिम्स खोलेंगे हर संभाग में। तो इस जिम्मेदारी को भी पूरा करना, इस वादे को भी पूरा करना एक बड़ी चुनौती रहने वाली है श्याम बिहारी जायसवाल के पास। चलिए, बहुत शुक्रिया वैभव आपका इस अहम जानकारी के लिए।